नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल साहू और आपका स्वागत है डिस्टेंस लर्निंग में। इस वीडियो में हम मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें, यह जानने की कोशिश करेंगे। पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा विषय अच्छा है, क्या पैमानों पे आप उस विषय का चयन कर सकते हैं, कौन से विषय में कठिनाई है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। इन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम वैकल्पिक विषय का महत्व जानेंगे, विषय के चयन का आधार जानेंगे, अंकों की संभावना जानेंगे कि किस विषय में ज्यादा अंक मिलते हैं, किस विषय में एवरेज अंक कम मिलते हैं, पाठ्यक्रम किस विषय का छोटा है, किस विषय का बड़ा है। बहु उपयोगिता की जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जो ऑप्शनल है वो आपको जनरल स्टडी में भी और निबंध में भी सहायता देगा। विषय की स्थिरता जानने की कोशिश करेंगे, आपकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करेंगे। मतलब कि मान लीजिए आप अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो अगर आपने बैचलर्स और मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया है तो ये कितना लाभदायक होगा आपको, ये सब चीजें जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपके लिए एक सूचना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है। वहां पे स्टडी मटेरियल शेयर किया जाता है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि वैकल्पिक विषय का महत्व क्या होता है। देखिए, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो हमारा जनरल स्टडी है, जीएस के, पता है आपको, 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर 250-250 अंकों के होते हैं, तो टोटल 1000 अंकों का ये हमारा जीएस का जो सेशन है वो चलता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सामान्य अध्ययन जो पेपर 4 हैं उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और हमको जो हमारा वैकल्पिक विषय है उस पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये जो धारणा है ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि सामान्यतः हिंदी मीडियम के जितने विद्यार्थी हैं ना, उनको सामान्य अध्ययन में 325 से लेके 350 का औसत अंक मिलते हैं। ये पिछले 4 और 5 साल में आप इस ट्रेंड को देख सकते हैं। इसमें एक अपवाद था, आप जानते हैं कि निशांत जैन, जिन्होंने हिंदी मीडियम से टॉप किया था 2014 में, इनकी शायद 13वीं रैंक थी, यहां तक मुझे याद है। तो इनके 378 नंबर आए थे, ठीक है, जनरल स्टडी में। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आप केवल जनरल स्टडी पे ध्यान ज्यादा ना दें, उसके साथ साथ आप वैकल्पिक विषय को जब चुनाव कर रहे हैं उसका चुनाव बहुत ज्यादा सतर्कता से करें, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन और आपका सिलेक्शन नहीं होगा उसका निर्णय कर सकता है वैकल्पिक विषय। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको जो जनरल स्टडी में, मतलब कि सामान्य अध्ययन में जो अंक मिलते हैं वो 20-30 अंक ज्यादा मिलते हैं। 20-30 किससे ज्यादा मिलते हैं? ये 325 और 350 के बीच जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को सामान्य अध्ययन में अंक मिलते हैं उससे 20 और 30 नंबर ज्यादा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को मिलते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये बोला जाता है कि जो आंसर की है, मतलब कि मॉडल आंसर है, वो इंग्लिश में तैयार किया जाता है। मतलब कि देखिए, आपने मेंस की आंसर लिखी, आपकी मेंस की कॉपी चेक होने गई कहाँ पे? यूपीएससी में। अब यूपीएससी में जो लोग बैठे हुए हैं, वो जो टीचर है जो कॉपी को चेक करेगा उसको आंसर देते हैं मॉडल आंसर, कि भाई ये जो कॉपी बच्चा लिखा है इसको आप मॉडल आंसर में से देख के चेक करें। तो जो मॉडल आंसर है ये हिंदी में ना होके इंग्लिश में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वर्तनीकी है और भी जो वोकेबलरी चीजें हैं वो इंग्लिश माध्यम में अच्छी लिखी होंगी तो उसे ज्यादा नंबर अच्छा मिल जाएगा। हिंदी माध्यम से वो मैच नहीं कर पाएगा इवेल्युएटर, तो उसको कम अंक देगा। दूसरी बात ये बोली जाती है कि जो कॉपी चेक करता है वो इंग्लिश मीडियम का प्रोफेसर होता है। देखिए, ज्यादातर जो प्रोफेसर होते हैं जो यूपीएससी की कॉपी चेक करते हैं वो जेएनयू और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू वाराणसी में है जो, और अन्य कुछ यूनिवर्सिटी जो प्रतिष्ठित हैं जैसे ड्यू है, वहां के जो प्रोफेसर होते हैं वो इन कॉपीज को चेक करते हैं। तो सामान्यतः अंग्रेजी पृष्ठभूमि से होते हैं। तो अंग्रेजी पृष्ठभूमि से जो प्रोफेसर आ रहा है वो अंग्रेजी की कॉपी चेक करेगा तो उसको ज्यादा अंक देगा ही, ये स्वाभाविक बात है। अगर वो हिंदी की कॉपी चेक करेगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसे कुछ शब्दों को समझने में अस्पष्टता हो, उसे अनियमितता लगे क्वेश्चंस में, आंसर्स में, तो उसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कम अंक देगा वो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं कि वैकल्पिक विषय का महत्व क्या है। महत्व कुल मिला के ये है कि जनरल स्टडी में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हमसे ज्यादा अंक लाते हैं, हिंदी माध्यम से ज्यादा अंक लाते हैं। हम चाहते हैं, हम कर सकते हैं कि हम जो वैकल्पिक विषय है
उसमें अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों से ज्यादा अंक ला सकते हैं। तो इसलिए वैकल्पिक विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम विषय जो है हम चयन कर रहे हैं उसका आधार क्या होना चाहिए। तो इसका सबसे पहला आधार है रोचकता, मतलब कि विषय में आपकी गहरी रुचि होना चाहिए, आपको वो विषय बोझिल ना लगना चाहिए, वो विषय आपको रुचिकर लगना चाहिए, मतलब कि सरल शब्दों में पढ़ने में मजा आना चाहिए। एग्जाम्पल की मदद से समझिए, आपको पसंद है क्रिकेट खेलना और मैं आपसे कह दूं कि आपको बेसबॉल खेलना है, तो एक दो दिन तो आप खेल लेंगे, हो सकता है कि 3 महीने खेल लें, लेकिन ये कोई एक दो दिन या 3 महीने की बात नहीं है, आपको सालों इस विषय को पढ़ना होगा। एक बार सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरी बार आपको शुरू से लेकर आखिरी तक फिर तैयारी करना होगी। तो पूरी लंबी जर्नी है, इसलिए आपको जो विषय चयन कर रहे हैं उसमें आपकी गहरी रुचि होना चाहिए। अब गहरी रुचि है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। मैं अभी कह दूं कि भाई पॉलिटिकल साइंस में गहरी रुचि होती है बच्चों की, तो ऐसा थोड़ी ना है। हो सकता है कि आपको हिस्ट्री पसंद है, हो सकता है कि आपको ज्योग्राफी पसंद हो सकता है, या हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक्स पसंद हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपकी रुचि है या नहीं है, ये ऐसे पता चलेगा कि आप जब जनरल स्टडी मतलब कि सामान्य अध्ययन के पेपर्स को पढ़ेंगे, GS1, GS2, GS3 और GS4 जब आप पढ़ेंगे तो उस दौरान आप देखिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सा जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से आप उस विषय को चयन कीजिएगा। कई बार विषय की रोचकता का आधार उसमें उपलब्ध पुस्तकें और उसके अध्यापक भी निश्चित करते हैं। मतलब कि कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में अगर हिंदी माध्यम के लिए अच्छी पुस्तकें हैं और अगर अच्छा टीचर है तो ये सोने पे सुहागा होगा। आपको वो पुस्तकें समझ में आएगी, टीचर आपको और अच्छी सरल भाषा में उस सब्जेक्ट को समझाने में मदद करेगा, तो वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन आप देखिए वर्तमान समय में क्या है कि जो इकोनॉमिक्स है वहां पे ना अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं हिंदी माध्यम के लिए और ना ही कोई अच्छा अध्यापक उपलब्ध है। तो ये जो ऑप्शनल है ये हिंदी माध्यम के लिए एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो समझने में प्रॉब्लम होती है, उसको लिखने में प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वोकेबलरी डेवलप नहीं है हिंदी माध्यम के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो विषय चयन का आधार होती है। तो पहला हमने देख लिया रोचकता। दूसरे की तरफ हम बढ़ते हैं कि अधिक अंकों की संभावना। कुछ विषय ऐसे हैं दोस्तों जहां पर अधिक अंक मिलने की संभावना होती है। आप पिछले कुछ सालों को देख लीजिए, टीना दाबली देख लीजिए, अतर आमिर देख लीजिए, ईरा सिंघल देख लीजिए, या कोई और आप टॉपर का नाम अगर आपको याद आ रहा हो तो उनको देखिए। सामान्यतः आपको एक चीज मिलेगी, या तो उनका जो ऑप्शनल है वो ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी नहीं, माफी चाहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री है। ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं ऐसा माना जाता है कि इनमें जो अंकों की जो बढ़ोतरी है वो ज्यादा है, मतलब कि इनमें अंक अच्छे हासिल करना की संभावना ज्यादा होती है। अब आप जब ये देखें कि अधिक अंक किस में मिल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो जो हिंदी माध्यम के सफल विद्यार्थी हैं, जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, आप केवल उन्हीं की कॉपी देखें, आप केवल उन्हीं के अंक देखें। आप 4-5 वर्ष पुराने उनके जो टॉपर्स हैं उनके वैकल्पिक विषय में कितने अंक आए हैं उन सबका डाटा इकट्ठा करें। उस डाटा इकट्ठा करने के बाद आप एक औसत निकालें, आपको औसत से पता चल जाएगा कि हाँ ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अच्छे अंक मिल रहे हैं, तो आप उस आधार पे भी विषय का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बेस है, जो हमारा आधार है, वो है पाठ्यक्रम का छोटा होना। बहुत सारे विद्यार्थी ये दिमाग में लेके अपना विषय चयन करते हैं, अपना ऑप्शनल चयन करते हैं कि उसका पाठ्यक्रम कितना बड़ा है। कुछ लोग ये सोच के ही चलते हैं कि भाई हमको एक ऐसा ऑप्शनल तय करना है जिसका सिलेबस जो है वो 3 या 4 महीने में कंप्लीट करा जा सके, और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं भी जिनका पाठ्यक्रम 3 या 4 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है, जैसे कि हिंदी साहित्य हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, मैथिली साहित्य हो गया, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन आदि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका जो सिलेबस है वो 3 से 4 मंथ में निपटाया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है, नोट्स बनाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 5 से 7 महीने की अवधि लग जाती है। भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान इन ऑप्शनलों की सूची में सर्वोच्च पद पे हैं, लेकिन इसकी एक अपनी खूबी है इन ऑप्शनल की। कौन कौन से? भूगोल, इतिहास और राजनीति। आप मुझे बताइए, मान लीजिए आपने मैथिली साहित्य ले लिया, तो आप जनरल स्टडी के जो पेपर हैं उनमें
मैथिली साहित्य का कहाँ उपयोग करेंगे? बहुत कम संभावना है कि आप इस ऑप्शनल का उपयोग कर सकें। हाँ, आप निबंध में जरूर मैथिली साहित्य से संबंधित कुछ बातों को लिख सकते हैं, लेकिन जनरल स्टडी 1, 2, 3 और 4 में क्या लिखेंगे? वहीं दूसरी तरफ आप भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान लेते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे नियमितता हो सकती है, इस बात की सार्थकता हो सकती है कि आप जनरल स्टडी के लिए भी इन सब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। भूगोल, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन एवं अर्थशास्त्र कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जिनमें आप अगर लेते हैं तो आपको जनरल स्टडी में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। एक एग्जांपल की मदद से समझिए। मान लीजिए कि आपका जो ऑप्शनल है वो है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है। अब आप बताइए कि मुझे पॉलिटिकल साइंस कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। देखिए, ज्योग्राफी का जो हमारा सेक्शन है उसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी के रूप में आप उसको उपयोग कर सकते हैं। पेपर 1 में जो हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी के रूप में, मतलब कि भू राजनीति के रूप में आप उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे डोकलाम विवाद हो गया, सीमा विवाद हो गया चाइना के साथ, लद्दाख में अभी विवाद चल रहा है आपको पता है, तो ये चीज आप वहां पे ज्योग्राफी में उपयोग कर सकते हैं। अब आप आइए कहां पर, जो हमारा पेपर 2 है जनरल स्टडी का पेपर 2, जहां पे इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है। पूरा का पूरा सिलेबस जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है वो इंडियन पॉलिटी से मैच करता है, जहां पे भारतीय राज व्यवस्था पूछी जाती है कि राज व्यवस्था में हमारा राष्ट्रपति है, संसद है, इनके काम क्या है, काज क्या है, ये सब बातें हमको वहां पे पढ़ना होता है। ठीक है। अब आप लोक प्रशासन में जाएंगे तो भी ये सब्जेक्ट आपको काम आएगा। इकोनॉमिक्स में जाएंगे वहां पे भी आपको काम आएगा। जो आपका करंट अफेयर्स है वो तो पूरा का पूरा इससे मैच होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, तो ये सब चीजें, ये जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है ये आपको कवर कर देगा। इसलिए इस ऑप्शनल की मांग बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों विश्वास मानिए, मेरा भी यही ऑप्शनल है और बहुत ही ज्यादा शानदार ऑप्शनल है ये। आप इसे पढ़िएगा, इसका एक बार सिलेबस देखिएगा, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिएगा, उसको जनरल स्टडी से मिलाइएगा, आपको बहुत ज्यादा समानता दिखेगी। सबसे बड़ी बात, ये जो ऑप्शनल है इंटरव्यू में आपकी सबसे ज्यादा सहायता करता है, क्योंकि पॉलिटी से संबंधित ही, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहु उपयोगिता समझ में आ गई कि एक सब्जेक्ट की, एक ऑप्शनल की जनरल स्टडी में, सामान्य अध्ययन में कैसे उपयोगिता होती है। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है स्थिरता। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है स्थिरता से संबंधित। सरल शब्दों में यहाँ पे जो बात लिखी है एग्जाम्पल की मदद से समझिए कि कोई ऑप्शनल है उसमें कितनी स्थिरता है, मतलब कि उसकी विषय वस्तु में कितनी प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हिंदी साहित्य के जितने भी, मतलब हिंदी माध्यम के और अन्य भारतीय भाषाओं के जो साहित्य से संबंधित विषय हैं उनमें जो परिवर्तन है उसकी दर बहुत ज्यादा कम होती है। इतिहास, दर्शन शास्त्र इन्हीं शानदार सब्जेक्ट में गिने जाते हैं जहां पे परिवर्तन की संभावना कम होती है। उदाहरण में कबीर, अकबर और शंकराचार्य के संबंध में लिखते हुए आपको इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि पिछले एक वर्ष में इस संबंध में कोई नया विकास हुआ है या नहीं हुआ है। भूगोल के संबंध में भी यही बात लागू होती है, क्योंकि एक सैद्धांतिक पहलू वाला विषय है। मतलब कि एक बार आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ लिया, आपने प्लेट विवर्तनिकी पढ़ लिया, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि अगले 10-15 वर्षों में उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। नया सिद्धांत निकल के आएगा तो उसको पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज रोज उसमें परिवर्तन हो रहा है। दूसरी तरफ आप इंडियन पॉलिटी को देखिए, इकोनॉमिक्स को देखिए, रोज के रोज न्यूज आ रही है। तालिबान से यूएस की डील चल रही है, इंडो अफ्रीका ट्रेड डील हो रही है, अफ्रीका से इंडिया के हित क्या हैं ये जुड़े हुए हैं, चाइना, भारत, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, ये सब चीजें पॉलिटिकल साइंस में हमको पढ़ना होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा अस्थिर सब्जेक्ट है, मतलब कि रोज रोज इसमें नया डेवलपमेंट होता रहता है। आपको बहुत पैनी नजर बनाए रखनी होती है सब्जेक्ट पे, ताकि आप अपने आंसर में उसको इंक्लूड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो बात है वो है पृष्ठभूमि से संबंधित। पृष्ठभूमि से कहने का आशय मेरा ये है कि मान लीजिए आप जो वैकल्पिक विषय ले रहे हैं उसमें आपकी पृष्ठभूमि क्या है। मतलब कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लिया है तो आपने उसमें ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप उस विषय को अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन ये बात रोचक होगी आपको जानने के लिए, जितने सफल विद्यार्थी हैं उनमें से ज्यादातर या तो इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हैं या फिर वो मेडिकल पृष्ठभूमि से हैं।
अब वो मेडिकल के लिए मेडिकल ऑप्शन लेके तो पढ़ नहीं सकते हैं, या फिर इंजीनियर का जो व्यक्ति है वो फिजिक्स ऑप्शन लेके तो पढ़ नहीं सकता है, उसे लगता है कि फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, बड़ा सब्जेक्ट है, नंबर की भी असंभावना है, अनियमितता है, तो सीधा 3-4 मंथ का टारगेट बनाता है, एक ऑप्शन लेता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, और उसको अच्छे से पढ़ के वो एग्जाम क्रैक कर देता है। तो ये इंजीनियरिंग की स्ट्रेटेजी होती है। इसीलिए जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है उनमें अंकों की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा अधिक है, उनमें बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं। तो आप भी जब अपनी पृष्ठभूमि एक बार देख लीजिए और आपकी रुचि क्या है उसको देखते हुए आप ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। आखिरी जो बात है उसमें अन्य कसौटियों में हम रखते हैं पुस्तकों की आसानी, मतलब कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हिंदी माध्यम के लिए पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए कि आपको फिजिक्स ऑप्शन, आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको फिजिक्स ऑप्शन लेके आपको मेंस का पेपर देना है, तो आप मुझे बताइए कि कितनी संभावना है कि आपको जो फिजिक्स की बुक है वो हिंदी में मिल जाएंगी, और हिंदी में भी उस स्तर की मिलेंगी जिसको लेके, जिसको पढ़ के आप यूपीएससी का मेंस लिख सकते हैं। यूपीएससी का मेंस लिखना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही कठिन बात होती है, क्योंकि नंबर 1-2 ऊपर नीचे होता है और आपका सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन ये तय हो जाता है। दूसरी बात आती है उस विषय में मार्गदर्शन। आप देखिए फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, इन ऑप्शन को लेके जो हमारा दिल्ली मुखर्जी नगर है या राजेंद्र नगर है या कोई भी इलाहाबाद, इंदौर जो सेंटर्स हैं, जो यूपीएससी के कोचिंग्स हैं यहाँ पे, वहां पे इनको लेकर टीचर्स नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखिए आप पॉलिटी देख लीजिए, ज्योग्राफी देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, इनके टीचरों की बहुतायत है, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, एक से बढ़ के एक टीचर्स हैं। तो इन चीजों को आप देखते हुए ऑप्शनल को तय कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेकार वीडियो लगी हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई भी आपको समस्या हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपको आंसर देने में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।